नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम की जानकारी। हरियाणा में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। गुरुग्राम सहित ये शहर सबसे रहे ठंडे। देश के संपूर्ण मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में हिमालय की ठंडी हवाओं से पारा गोते लगाने लगा है, जिस कारण संपूर्ण इलाके में सुबह व शाम ठंड का आगाज होने लगा है, जबकि दिन के समय मौसम साफ और चमकदार धूप खिली रहने से मौसम सुहावना बना हुआ है। एक के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हो रहे हैं। इनके प्रभाव से लगातार उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी हो रही है और मैदानी राज्यों खासकर राजस्थान, हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में केवल हल्की बादलवाही देखने को मिल रही है। जब तक कोई मध्यम श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होता, तब तक मैदानी राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। दिसंबर के प्रथम सप्ताहांत तक हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। सुंदरता में प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है हरियाणा का यह सरकारी स्कूल। लोग आते हैं सेल्फी लेने के लिए। देखने में आता है कि ग्रामीण अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहरी स्कूलों को तवज्जो देते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हरियाणा के जींद जिले के उचाना खंड में एक ऐसा स्कूल है जहाँ शहर के अभिभावक अपने बच्चों को ग्रामीण अंचल के स्कूल में भेजना पसंद कर रहे हैं। भोंगरा गाँव में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ उचाना मंडी से अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। यह स्कूल सौंदर्यकरण में भी प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है। इतना ही नहीं, यह स्कूल बीते वर्ष सौंदर्यकरण में जिले में नंबर 1 रहा था। साथ ही स्वच्छता पुरस्कार में भी इसी स्कूल ने बाजी मारी थी। राजकीय स्कूलों में आमतौर पर देखा जाता है कि विद्यार्थियों की संख्या कम होने का डर स्कूल मुखिया को रहता है, लेकिन इस स्कूल में चालू वर्ष की बात करें तो छात्र संख्या गत वर्षों से दोगुना हो चुकी है। पूरे हरियाणा में भोंगरा गाँव का राजकीय स्कूल ऐसा पहला स्कूल है जहाँ पर हरियाणवी संस्कृति की झलक स्कूल में बने पार्क में नजर आती है। इस पार्क को देखने के लिए आसपास के गाँव के ग्रामीण यहाँ पहुँचते हैं। स्कूल में संस्कृत अध्यापक के पद पर कार्यरत मास्टर राम प्रसाद की मेहनत निरंतर रंग ला रही है। वो जिस स्कूल में भी कार्यरत होते हैं, उस स्कूल की कायाकल्प उनकी मेहनत से होती है। पौरुष सीएम हुड्डा ने सरकार से मांगा कर्ज का हिसाब। बोले, हरियाणा का हर परिवार 6 लाख का कर्जदार, राज्य में विकास से ज्यादा कर्जे की दर। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार से कर्ज का हिसाब मांगा है। राज्य में विकास से ज्यादा ऋण की दर पहुंच गई है। सरकार को हरियाणा के लोगों को यह बताना चाहिए कि इतना कर्ज कहां खर्च हुआ। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर हरियाणा को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया है। हुड्डा का कहना है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते आज प्रदेश पर 3,11,779 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि हरियाणा के हर परिवार पर लगभग 6 लाख रुपए का कर्ज है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा लगातार बेरोजगारी में टॉप पर बना हुआ है। आज हरियाणा में 31.8% बेरोजगारी दर है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। अहंकार में डूबी सरकार विद्यार्थियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। विद्यार्थियों की मांग को कांग्रेस विधानसभा के आने वाले सत्र में उठाएगी। अब हरियाणा के यूजर्स लेंगे 5G का मजा। इन जिलों में जियो 5G सर्विस हुई लॉन्च। हरियाणा राज्य में 5G का जाल बढ़ता ही जा रहा है। एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने भी प्रदेश के 2 प्रमुख जिलों में अपनी 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया है। इसके चलते अब हरियाणा के यूजर्स भी हाई स्पीड वाले 5G इंटरनेट का लाभ ले पा रहे हैं। रिलायंस जियो 5G लॉन्च के साथ ही अपने यूजर्स को वेलकम ऑफर भी दे रहा है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने कुछ ही दिन पहले दिल्ली एनसीआर में अपनी ट्रू 5G सेवाएं लॉन्च कर दी थी। कंपनी ने दावा किया कि रिलायंस जियो दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर में 5G सर्विस देने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। जियो के एनसीआर के इलाकों में 5G लॉन्च करने के साथ ही हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले के लोगों को 5G नेटवर्क की सुविधा मिलने लगी है। इसी के साथ अब हरियाणा के पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 5G सेवाएं मिल रही हैं। जियो 5G वेलकम ऑफर के तहत 1 Gbps तक की स्पीड के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा यूज करने का मौका भी मिल पा रहा है। इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। गाँव को मिलेगी ई लाइब्रेरी की सौगात। पंचायतें पोर्टल पर अपलोड करें प्रपोजल, मिलेगी अप्रूवल। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पंचायत चुनाव में 70% युवा जीत कर आए हैं, जिसमें 50% के लगभग महिलाएं हैं। युवा पंचायतों को किसी अधिकारी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि पोर्टल पर ई लाइब्रेरी को लेकर अपलोड करें, जिसे अप्रूवल वे करेंगे। ग्रामीण अंचल में ई लाइब्रेरी की स्थापना से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा और ग्रामीण अंचल के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा घर पर ही मिल पाएगी। दुष्यंत चौटाला रविवार को जींद पार्टी कार्यालय में पार्टी स्थापना दिवस मनाने के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।
हरियाणा में 50 एकड़ में बनेगा आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस, विशेष कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे शुरू। हरियाणा के झज्जर जिले के गांव बाड़सा में लगभग 50 एकड़ भूमि पर आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर स्थापित होगा। इस सेंटर की स्थापना को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को दिल्ली के हरियाणा भवन में आईआईटी दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने गाँव बाड़सा में आईआईटी दिल्ली के एक्सटेंशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी और आईआईटी दिल्ली की टीम को आश्वस्त किया कि इस मामले में हरियाणा सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि बाड़सा में स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान से मिलने वाले मरीजों के डाटा और स्वास्थ्य विज्ञान का आईआईटी दिल्ली की टेक्नोलॉजी के समावेश से नई हेल्थ केयर प्रौद्योगिकियां विकसित होंगी। इससे मरीजों के साथ साथ खिलाड़ियों को भी लाभ मिलेगा। इस कैंपस में एमएससी, पीएचडी के अलावा विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाए जाएंगे। इन विशेष कोर्सों और ट्रेनिंग प्रोग्राम से युवाओं की स्किलिंग होगी और स्थानीय युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी सर्जित होंगे। फरीदाबाद को सौगात, जेवर एयरपोर्ट तक बनाई जाएगी सड़क, 2,500 करोड़ के विकास कार्य करवाएगा एफएमडीए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद में अगले 1 वर्ष के दौरान एफएमडीए द्वारा 2,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन विकास कार्यों में फरीदाबाद से नोएडा के बीच नई सड़क का निर्माण एक महत्वपूर्ण परियोजना है। मुख्यमंत्री रविवार को सेक्टर 22-23 में एफएमडीए द्वारा पिछले 1 वर्ष में पूरी की गई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के उपरांत उपस्थित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद शहर को पूर्वी व पश्चिमी भाग से जोड़ने के लिए 300 करोड़ रुपए से लिंक रोडों का निर्माण किया जाएगा। इसमें 2 अंडरपास भी शामिल है। शहर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 12 नए रेनीवेल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा ठप हो चुके 64 पुराने ट्यूबवेल को भी पुनर्जीवित करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर से जेयर एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़क का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा। इससे फरीदाबाद शहर को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचने वाला है। उन्होंने कहा कि शहर के आंतरिक यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सिटी बस सर्विस में जल्द ही 50 नई ई बसें शामिल की जाएंगी। सीएम ने कहा कि शहर के सेक्टर 61 में एक नया व अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बस टर्मिनल बनाया जाएगा। इसके लिए जगह चयन कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 अपडेट। शिल्प कलाकारों की अनोखी हस्तशिल्पकला ने बदला ब्रह्म सरोवर की फिजा का रंग। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर 19 नवंबर से लगे सरस और क्राफ्ट मेले में विभिन्न राज्यों से आए शिल्प कलाकारों के हाथों से बनी दिल को छू लेने वाली अनोखी शिल्पकला ने पर्यटकों के मन को मोह लिया है। इस अनोखी शिल्पकला का जादू ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर देखने को मिल पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दूसरे दिन सरस और क्राफ्ट मेले में आए पर्यटकों को ऐसी अनोखी शिल्पकला को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही पर्यटकों के इतने उत्साह और जोश को देखने के बाद इस शिल्पकला ने ब्रह्म सरोवर के पावन तट की फिजा का रंग बदलने का काम किया है। ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक लगने वाले इस सरस और क्राफ्ट मेले में दूर दराज से आए शिल्पकारों ने इस फिजा को बदलने का काम किया है तथा पर्यटक जमकर इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। गन्ने की खेती में टपका सिंचाई अपनाकर अनुदान पाए किसान। प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने की खेती में टपका सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत टपका सिंचाई लगाने पर 85%, वाटर टैंक बनाने पर 75 से 85% तक तथा सोलर पंप लगाने पर 75% अनुदान दिया जाता है। टपका सिंचाई के अनेक फायदे हैं, जैसे कि टपका सिंचाई से 50% पानी की बचत होती है, उत्पादन व गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, पोषक तत्वों का अनुकूलतम उपयोग होता है, कम पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, फसल गिरने के डर से भी छुटकारा मिलता है, साथ ही 100% अंकुरण होता है, कीटनाशकों की कम से कम आवश्यकता पड़ती है, वहीं उबड़ खाबड़ जमीन पर भी सिंचाई संभव हो पाती है तथा फसल उत्पादन की लागत में कमी आती है। किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए वेबसाइट www.micada.haryana.gov.in पर विजिट करें या अपने नजदीकी ई मित्र पर जाएं। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मशरूम फार्मिंग अपडेट। मशरूम कंपोस्ट व प्रोडक्शन यूनिट लगाने पर 40% तक अनुदान का प्रावधान। किसान भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। किसानों की आय बढ़ाने व उन्हें पारंपरिक खेती से बागवानी के लाभकारी फसलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न फसलों पर विशेष प्रकार का अनुदान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मशरूम कंपोस्ट यूनिट लगाने पर 40% का अनुदान दिया जाता है। मशरूम के गुणकारी लाभों के चलते बाजार में इसकी मांग में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। किसानों में मशरूम खेती की सही जानकारी के अभाव में यह बाजार में अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है, जबकि बाजार में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चरखी दादरी उपायुक्त प्रीति ने बताया कि जिला के किसान फसल विविधीकरण के तहत मशरूम की खेती को अपनाकर बाजार से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिला में उद्यान विभाग हरियाणा द्वारा चालू वित्त वर्ष में विभागीय स्कीम के तहत अनुदान राशि दी जाएगी। मशरूम कंपोस्ट व मशरूम प्रोडक्शन यूनिट के अधिकतम यूनिट कॉस्ट की बात करें तो 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें से 40% राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अनुदान योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं अनुदान राशि विभागीय गाइडलाइंस के अनुसार दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान किसी भी कार्य दिवस पर जिला उद्यान अधिकारी एवं उद्यान विभाग अधिकारी कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सामूहिक पशुधन बीमा योजना अब 25 से लेकर 300 रुपए तक प्रीमियम देकर करवा सकते हैं अपने पशुओं का बीमा। जानिए किस प्रकार से। पशुपालक करने वाले पशुपालकों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना कारगर साबित हो सकती है। योजना के तहत पशुपालक अपने पशुओं का बीमा आसानी से करवा सकते हैं और कोई दुर्घटना होने पर बीमा की रकम भी मिलती है। चरखी दादरी की उपायुक्त प्रीति ने योजना के बारे में बताया कि पशुपालक अब 25 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का प्रीमियम देकर अपने बड़े पशुओं जैसे कि गाय भैंस के साथ साथ छोटे पशुओं का भी बीमा करवा सकते हैं। वहीं गौशालाएं भी 5 पशुओं का बीमा करा सकती हैं। नई बीमा पॉलिसी के अनुसार पशुओं का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसमें छोटे व बड़े पशु शामिल किए गए हैं। बड़े पशुओं की बात करें तो इसमें गाय भैंस झोटा सांड घोड़ा ऊंट खच्चर बैल इत्यादि शामिल किए गए हैं, जबकि छोटे पशुओं में भेड़ बकरी व खरगोश आदि का बीमा करवाया जा सकता है, जिसमें बीमा की राशि का 1.49% की दर से प्रीमियम लिया जाएगा। बड़े पशुओं के लिए 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक प्रीमियम राशि देकर दुग्ध व श्रेणी के अनुसार बीमा होगा, जबकि छोटे पशुओं के लिए मात्र 25 रुपए खर्च करने होंगे। यदि पशुपालक चाहे तो आगामी 3 वर्षों के लिए बीमा करवा सकता है। योजना के अनुसार पशु की आकस्मिक या दुर्घटना में हुई मौत को कवर किया जाएगा। बीमा होने के 21 दिन के बाद यह योजना लागू होती है। हालांकि पशु चोरी होने पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा। बीमा करवाने के लिए पशुपालक को सरल पोर्टल या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए परिवार पहचान पत्र, मतदाता व राशन कार्ड की कॉपी, पशु चिकित्सक द्वारा जारी पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा साथ ही बैंक डिटेल आदि भी मुहैया करवानी होगी। आयुष्मान भारत योजना अपडेट। साधन संपन्न परिवारों के भी बनेंगे आयुष्मान गोल्डन कार्ड। सही व पात्र अभी भी नजरअंदाज। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग के पास नए आयुष्मान कार्ड की नई लिस्ट आ गई है। इसमें हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के 1,14,000 परिवार शामिल हैं, जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 रुपए से कम आके दिखाई गई है। इस बार भी इस लिस्ट में काफी गड़बड़ियां व खामियां दोनों हैं। लिस्ट में अंकित परिवारों पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि साधन संपन्न परिवारों के नाम इसमें शामिल हैं। सही व पात्र लोगों को अभी भी नजरअंदाज किया गया है। नई सूची मिलने के बाद वंचित जरूरतमंद लोग प्रशासन के समक्ष शिकायत लेकर गुहार लगाने पहुंच रहे हैं। प्रदेश स्तर पर इस योजना के गोल्डन कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यानी 21 नवंबर को मानेसर से करेंगे। जिला महेंद्रगढ़ में 2 जगह पर जिला प्रशासन द्वारा स्क्रीन लगाकर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। नागरिक अस्पताल में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव तथा महेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह इस योजना के लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित करने का काम करेंगे। हरियाणा सीईटी परीक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। आयोग सीईटी पास सभी युवाओं को देगा आवेदन करने का मौका। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी परीक्षा को लेकर बड़ी जानकारी साझा की गई है। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सभी सीईटी पास अभ्यर्थियों को ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने का मौका देगा, लेकिन ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा के लिए सिर्फ 4 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी स्कोर की कैटेगरी अनुसार लिखित परीक्षा बुलाने के लिए प्रावधान प्रदेश सरकार ने कर रखा है, इसलिए आयोग को सिर्फ 4 गुना को ही बुलाना है। भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि काफी सीईटी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सीईटी को पात्रता परीक्षा माना जाए और सभी को ग्रुप सी पदों के लिए लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए, मगर यह फैसला आयोग के हाथ में नहीं है बल्कि प्रदेश सरकार के हाथ में है। उन्होंने बताया कि अभी तक सीईटी पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और सिर्फ 3 से 5 गुना को स्क्रीनिंग टेस्ट में बुलाने का प्रावधान है। भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि इस समय सीटों की स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। अगले सप्ताह जल्द ही अभ्यर्थियों के पंजीकृत नंबरों पर OMR शीट अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद आंसर की अपलोड होगी। कोई भी अभ्यर्थी आंसर की पर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि आपत्तियों के बाद एनटीए दिसंबर के आखिर तक सीईटी परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर देगा। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन। सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी में जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय राज्य के दौरे पर हैं। अपने दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले भी रविवार को सुबह सोमनाथ मंदिर पहुंचे। इसके बाद वेरावल, धोराजी, बोटाद और अमरेली में जनसभा को संबोधित किया। अपने दौरे के दौरान 3 दिन में पीएम मोदी 8 जनसभा को संबोधित करने वाले थे। वे 2 दिन में 5 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। राज्य में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। वहीं दोनों चरणों की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। 21,000 वैकेंसी, 1.5 लाख तक मिलेगी सैलरी। बैंक, आर्मी, परमाणु ऊर्जा जैसे बड़े विभाग शामिल। 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए, अगले 2 महीने में आपके पास 21,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन जॉब में आप 19,000 से लेकर 1,70,000 रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब इंडियन आर्मी, हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकारी बैंकों जैसे कि 10 बड़े विभागों में निकली है। बीएसएफ में 10,947, हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान में 3,309,
11 सरकारी बैंक में 710, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CIS में 787, परमाणु ऊर्जा विभाग में 239, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में 1671, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 800, इंडियन आर्मी में 40, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 24, इंडियन एयरफोर्स में अग्निपथ योजना के तहत 3500 पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।